What were the resources that you used? पेपर में what was your paper attempting strategy? रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? तो ये एक्यूरेसी कैसे बिल्ड करा आपने? बस अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। भैया how many hours to study? So hello everyone, welcome back to another new video and we have very special guest with us. आज हमारे साथ है इस बार JEE Advanced 2024 के AIR2. So can you introduce yourself to our audience? Hello everyone, I'm Aditya. I'm from Delhi and I prepared for JEE in FitG coaching in Delhi. ओके तो सबसे पहले तो ये कि अभी आपकी AIR2 आई है, जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी होगी ऑफ कोर्स। तो अभी IIT आने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हुई होगी, जैसे कि पहले काफ़ी हेक्टिक लाइफ होता होगा, अभी थोड़ा चिल होता होगा। और उसके बाद आपको कैंपस कैसा लगा अभी तक इंस्टी? तो IIT बॉम्बे आने के बाद मुझे काफ़ी नए टाइप के एक्सपीरियंसेस मिले। पहले हम JEE प्रिपरेशन के ड्यूरिंग इतने लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते थे। जब IIT बॉम्बे आए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन हुआ और JEE के ड्यूरिंग पढ़ाई का प्रेशर भी काफ़ी था। इधर इतना भी पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं है, तो सोशलाइज करने के भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है उसके लिए भी। एंड इंस्टीट्यूट इन जनरल बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी ग्रीनरी है एंड काफ़ी बड़ा है। तो अभी तक एक्सप्लोर किया है काफ़ी सारी चीज़ें कैंपस के अंदर? कैंपस सच में बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अभी तक कितनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी है? अभी समीर हिल गए? समीर हिल तो नहीं गए। अभी बारिश का मौसम है, जाना भी नहीं चाहिए। और उसके अलावा बोट हाउस एंड वो वाला साइड पूरा हाँ, देखे विहार हैं। लेक वगैरह। हाँ, नाइस। तो अब अपन आते थोड़े सीरियस क्वेश्चंस पे कि वाई जेई? आप नीट भी दे सकते थे, जेई भी दे सकते थे, या फिर कुछ अदर ऑप्शंस, तो आपने जेई क्यों चूज करा? तो मुझे बचपन से ही मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था और साइंस में भी काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे। बट थोड़ा बड़े होने पे मुझे ऐसा लगता था कि बायोलॉजी में काफ़ी याद करना पड़ता है, तो मुझे उससे डर लगने लगा था। और मुझे साथ ही साथ इस लॉजिकल टाइप्स की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, जैसे कि फिज़िक्स और मैथ्स। तो मेरे को लगा कि मेरे लिए सही पाथ है जेई चूज़ करना। AIR2 लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता होगा, तो आपकी डेली रूटीन क्या होती थी ड्यूरिंग योर जेई प्रेप? मैं कोई फिक्स डेली रूटीन फॉलो नहीं करता था, बट बस मैं ये कोशिश करता था कि जो भी टास्क मैं दिन के स्टार्टिंग में डिसाइड करूँ करने के लिए, मैं कोशिश करता था कि मैं उनको कंप्लीट कर पाऊँ बाय द एंड ऑफ द डे। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा पॉइंट बोला है कि आप भी जब जेई की तैयारी करो तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें कि आपको लिखा हो कि अगले दिन आपको कौन कौन से चीज़ें ख़त्म करनी है, क्या आपके टास्क है। तो आप टास्क बेसिस पे काम करो, ऐसा नहीं कि मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, 5 घंटे पढ़ने हैं, सेल्फ स्टडी इतनी करनी है। आप जो टास्क अपने बना रहे हो उतने टास्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। और मतलब ऐसा भी होता हो कि आप टास्क लिखते होगे कि हाँ, आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन आई डोंट थिंक कि हर रोज़ आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाते होगे। तो जब आप नहीं कर पाते थे तो उससे क्या कैसे डील करते थे? जब भी ऐसा होता था कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाता था उस दिन के टास्क, तो मैं उसको एज अ इंस्पिरेशन यूज़ करता था कि आज मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाया, तो अगले दिन मुझे ज़रूर इतनी मेहनत करनी है कि मैं कल के टास्क तो कर ही लूँ, साथ में जो आज छूट गया वो भी कर लूँ। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और इसके बाद आपका मोटिवेशन क्या था? क्योंकि जेई बहुत लॉन्ग जर्नी है, मतलब हम बोलते हैं ना कि जेई इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो इस मैराथन में आपको कुछ तो मोटिवेशन चाहिए जो कि आपको 2 साल प्योर हार्डवर्क करने के लिए मदद करता रहे। तो वो आपका मोटिवेशन क्या था? तो मेरा मोटिवेशन का एक काफ़ी अच्छा सोर्स मेरी सिस्टर थी, वो आईटी दिल्ली में है। वो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताती थी कि आईटी में आने के बाद ऐसा होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर पाते हैं और बहुत नए नए एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो जो ऐसा कॉलेज लाइफ के बारे में मैंने सुना था, वही मेरा मोटिवेशन था। अच्छा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी मिली होगी आपकी दीदी से, क्योंकि एज आईटीएन आपका कोई कज़न या फिर कुछ भी सिबलिंग हो तो काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है। ओके, सो इसके बाद अब हम कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कुछ समय फिजिक्स होता था, कुछ समय मैथमेटिक्स। अच्छा, और आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और किस में ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, कितनी थ्योरी करनी है? ये टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या था आपका हर सब्जेक्ट में?
तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सब्जेक्ट का सच फिक्स नहीं था। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में जो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए। तो मेरे ओपिनियन में टाइम इस तरीके से डिवोट करना चाहिए अपना जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। जैसे कोई टॉपिक अगर आपका वीक है तो आपको उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, या फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो उस चीज़ के क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए। ओके। एंड व्हाट वर द रिसोर्सेज दैट यू यूज्ड मैथ्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के लिए? सो मैथ्स में आई थिंक सबसे यूज़फुल रिसोर्स जो मेरे लिए था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, बोथ मेंस एंड एडवांस के। बाकी बुक्स भी अच्छे होते हैं काफ़ी मार्केट में, बट वो उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन मतलब इतने ज़्यादा उनमें नहीं मिलते जो एग्जैक्टली ऐसे जे मेंस और एडवांस में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे सबसे यूज़फुल लगे मैथ्स में। फिज़िक्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत यूज़फुल थे ही। उसके अलावा एच सी वर्मा बुक मुझे बहुत यूज़फुल लगी, बोथ फॉर थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। एंड अगर हायर लेवल थोड़े प्रॉब्लम्स करना कोई चाहता है तो फिर वो इरोडो भी कर सकता है, वो भी काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं उसमें, और अक्सर वो जे एडवांस से थोड़े डिफ़िकल्ट साइड पे भी होते हैं। और मतलब केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा बुक्स रेफर करी या फिर कोचिंग की मॉड्यूल्स? कोचिंग के मॉड्यूल्स तो रेफ़र किए ही मैंने। उसके अलावा मुझे जैसे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी वीक लगती थी, तो उसके लिए मैंने एडिशनल बुक्स रेफ़र करी, जैसे कि कुछ पोर्शंस मैंने पीटर साइक्स से पढ़े, कुछ पोर्शंस मैंने बाकी इंटरनेट या कोई ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज पे पढ़े। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एन आई थिंक सबसे यूज़फुल रिसोर्स है। मोस्ट क्वेश्चंस जेई में एन से ही आते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई थिंक आर सी मुखर्जी इज़ अ गुड बुक, या फिर एन भी ट्राई कर सकते हैं। तो मतलब आपने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज रेफर करा था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपकी वीक थी उसके लिए आपने एक्स्ट्रा बुक्स रेफर करा था। तो मतलब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि एक्स्ट्रा बुक्स करके AR1 AR2 मतलब AR100 लाई जा सकती है। तो मतलब उसको आप कैसे देखते हो कि अगर कोई बच्चा सिर्फ मॉड्यूल्स को डेडिकेटेड होकर फॉलो करता है और अपने कोचिंग में जो टीचर्स बता रहे हैं उनको फॉलो करता है, तो कितना पॉसिबल है अंडर 100 रैंक लाना? मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छे से पॉसिबल है 100 रैंक लाना, अंडर 100 रैंक लाना, बिकॉज कोचिंग के जो भी टीचर्स होते हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो हर टाइप के बच्चे को गाइड किया होता है उन्होंने, तो उनकी बात तो डेफिनेटली माननी चाहिए। एंड जो कोचिंग के मॉड्यूल्स भी होते हैं वो भी यूजुअली इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि वो सारा A to Z सब सिलेबस कवर कर दें। तो अगर कोई 100% अपना दे के उस उनको सॉल्व करता है तो आई थिंक उसका सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। हाँ। और मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने भी जेई के लिए तैयारी करी है, तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि AIR100 लाने के लिए मतलब कुछ तो ऐसा करते होगे आप लोग, मतलब ऐसा क्या करते हो कि AIR100 रैंक आ जाती है? मतलब काफी लोगों का डाउट होता है एग्जैक्टली आप रिवीजन ज्यादा करते हो या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हो कि क्वेश्चंस के काफी सारे वेरिएशंस देख लिए, या फिर क्या, कैसे? मेरे ओपिनियन में ऐसा कुछ अलग से तो मैंने नहीं किया हाँ, है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे कोचिंग में जो कि मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आता है तो उनकी रैंक काफ़ी पीछे आ जाती है। तो मतलब वो कुछ ऐसे ब्लंडर्स करते हैं जो कि आप नहीं करते हो, तो वो ब्लंडर्स में जानना चाहता हूँ। हाँ, तो एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए हों, एंड मॉक टेस्ट देने में जितना टाइम दिया उसके ही प्रोपोर्शनेटली टाइम आपने उनको एनालाइज करने पे दिया हो। मैंने काफ़ी बच्चों का ये नोटिस किया है कि वो एनालाइज करने पे इतना टाइम नहीं देते जो पेपर वो अटेम्प्ट करते हैं। तो आई थिंक एनालाइज करने से काफ़ी बेनिफिट होता है। वही क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस तो देखने चाहिए जो गलत हो गए, बल्कि वो क्वेश्चंस भी देखने चाहिए जो गलत नहीं हुए, जो आपने सही कर लिए थे। बिकॉज अगर आप उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे या उन पे कुछ सोचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनका कुछ शॉर्टकट या कोई नया मेथड सीख लेंगे जो आपको फाइनली एग्ज़ाम वाले दिन हेल्प करेगा। हाँ, तो ये मॉक टेस्ट एनालिसिस मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये काफ़ी सारे बच्चे मिस कर देते हैं। मैं भी सोचता था कि मॉक टेस्ट देना पहले स्टार्ट करूंगा, लेकिन यही होता है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो स्टार्टिंग में, यदि स्टार्टिंग में किसी ने बैकलॉग क्रिएट कर लिया
तो वो बैकलॉग कवर करने पे ध्यान देता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि स्टार्टिंग से आपको कंसिस्टेंट रहना है, ऐसे फ्लो तोड़ना नहीं है। तो आपने मतलब स्टार्ट कब करा था जेई के लिए अपना प्रिपरेशन, कौन से क्लास में? मैंने जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 10th क्लास के एंडिंग टाइम में। ओके। और फिर जी कोचिंग से? फिर जी कोचिंग। इसके अलावा अब नेक्स्ट चीज़ ये पूछूंगा कि एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है हमारे, जब हम फाइनल एग्ज़ाम देने जाते हैं काफ़ी स्ट्रेस्ड होते हैं कि अरे पिछले 2 साल में जो भी मेहनत करी है उसका क्या आएगा, क्या मैं एग्ज़ाम में जा करके कुछ गलत तो नहीं कर दूंगा, इतनी मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हो जाएगी, मतलब ऐसे थॉट्स आए होंगे आपको भी शायद। तो मतलब उससे कैसे डील करा आपने? तो ऐसे थॉट्स तो लाइक जो भी अच्छे से मेहनत किया उस सभी बच्चों को आएंगे, बट इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप फाइनल रिजल्ट के बारे में ना सोच के सिर्फ अपना बेस्ट देने के लिए सोचें। कि ये ना सोचें कि मैं गलत कर दूंगा या नहीं, बस ये सोचें कि अभी मुझे शांत रहना है और मुझे बस पेपर अच्छे से करना है। और जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि कैसा होने वाला है आज, उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, तो कोशिश करें कि उसके बारे में ना सोचें। ओके। और इसके अलावा पेपर में व्हाट वाज योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी? पहले कौन सा सब्जेक्ट करा, फिर कौन सा करा, और मतलब किस पैटर्न में करते थे आप क्वेश्चंस? पहले इजी पिक करे फिर हार्ड, व्हाट? तो मैं यूजुअली पेपर्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता था फिज़िक्स से, एंड फिर मैं केमिस्ट्री करता था, एंड एंडिंग में मैथ्स, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चंस यूजुअली काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एंड अगर उसको पहले करेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे थोड़े लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस छूट जाएं। तो ये था सब्जेक्ट वाइज। एंड क्वेश्चन वाइज अगर बात करें तो यूजुअली हमेशा मैं ऐसे करता था कि जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है देख के कि ये जल्द 3-4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, उसको मैं तभी सॉल्व कर लेता था। या फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता था जिसमें ऐसा लगता था कि इसमें थोड़ा टाइम जाने वाला है, तो उसको मैं लास्ट के लिए छोड़ देता था। और मतलब आपकी मैथ्स अच्छी थी, आपने बोला मैथ्स मेरा कभी कभी फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। तो अभी जैसा जेई का ट्रेंड रहा है पिछले 2-3 सालों से, मैथ्स काफ़ी टफ आ रही, काफ़ी लेंदी आ रही है। तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो मैथ्स में आपकी क्या टिप होगी उनके लिए जिससे वो अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर सके? मेरे ओपिनियन में मतलब मैथ्स जो है वो इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है। जो काइंड ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं वो काफ़ी वाइड होती हैं, और फर्स्ट ट्राई में या फिर पेपर में बैठ के उसको सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक्सपोजर बहुत बड़ा रखें। तो इसके लिए बस ऐसा ही करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखें, उनको सॉल्व करने का ट्राई करें। ना भी हो तो भी उनका सॉल्यूशन ज़रूर पढ़ें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट है रिवीजन पे। हम काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं जेई के टाइम पे, क्योंकि एक चैप्टर को जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हमें, अराउंड 40 आवर्स लग जाते हैं एक चैप्टर के, यदि कोई वो मीडियम चैप्टर है। और यदि उसको रिवाइज ना करे तो वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। तो रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? आप कैसे रिवाइज करते थे, थ्रू शॉर्ट नोट्स और क्या? यूजुअली मैं अपने वीक टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाता रहता था, ताकि उनको मैं बार बार रिपीटेडली रिवाइज कर पाऊँ। अगर कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता था तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था, बट फिर भी मैं ये हमेशा इंश्योर करता था कि मैं उसको रेगुलर इंटरवल्स जैसे एवरी मंथ एटलीस्ट रिवाइज कर लूँ। एंड जब जेई का टाइम क्लोज आ गया था तब मैं ये कोशिश करता था कि मैं एवरी वीक उनको रिवाइज कर लूँ। ओके। स्टूडेंट है जो कि आपका जूनियर है, वो आपके उससे आके पूछ रहा है कि भैया हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? तो मेरे ओपिनियन में हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी का कोई फिक्स आंसर नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, कुछ लोगों को कम पढ़ना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं है कि जिसको कम पढ़ना पड़ता है उसको हमेशा ही कम पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है उसको एक टॉपिक में कम पढ़ना पड़े, नेक्स्ट वाले टॉपिक में हो सकता है उसको ज़्यादा पढ़ना पड़े। एंड ऐसा ही है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत किसी को हमेशा नहीं होती। एक टॉपिक में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो दूसरे में कम। तो हमेशा अपने हिसाब से इसको जज करना चाहिए कि कितने आवर्स आपको पढ़ना है। एंड इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप टास्क एलोकेट करें अपने लिए कि क्या क्या टास्क आपको डेली करने हैं। रात को पढ़ना प्रेफर करते थे या दिन में? मैं यूजुअली रात के टाइम में पढ़ना प्रेफर करता था। एंड मतलब टास्क कंप्लीट करने पे फोकस करता था। अगर कभी टास्क रात से पहले कंप्लीट हो जाए तो कभी कभी मैं
रात में ज़्यादा मेहनत नहीं करता था, बट ओके। टास्क कंप्लीट करने की कोशिश हमेशा करता था। और मतलब जेई के टाइम पे आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, सोशलाइजिंग, मतलब या तो सिर्फ जेई में थे या फिर इन सब चीज़ों पे भी कभी आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया? सोशलाइजिंग पे मतलब मैंने इतना हम्म, टाइम नहीं दिया। सोशल मीडिया मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया, बट ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल या बहुत ज़्यादा टाइम उस पर हम्म। स्पेंड कर दिया। मैं हमेशा बहुत लिमिटेड टाइम ही सोशल मीडिया पे स्पेंड किया तो जेई के मतलब टाइम। सोशल मीडिया में क्या, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, क्या? यूट्यूब, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड ऐसा। ओके। सो मतलब इंस्टाग्राम तो नहीं था आपके पास? नहीं। तो मतलब आप अभी जो भी आप देख रहे हो, आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी देर रील्स स्क्रॉल करते हो, काफ़ी टाइम वेस्ट करते हो। तो सैड टू से कि यदि आप ऐसे ही करते रहे तो मतलब आपकी अच्छी रैंक आनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे भी जितने लोग आए हैं मैक्सिमम अपना टाइम को डेडिकेटेडली यूज़ करके आए हैं। तो आपको अपने टाइम को खुद अच्छे से मैनेज करना है। अब टाइम को आप फालतू चीज़ों में लगाओगे तो फिर पढ़ाई का टाइम आपका कम होगा। सो यू हैव टू मैनेज दीज थिंग्स, और कोशिश करो कि सोशल मीडिया पे कम से कम टाइम वेस्ट करो। और अभी जैसे आप जेई कर लिया आपने, तो अभी तो इंस्टाग्राम चलाते होगे, तो अभी अभी इनको कोई रोक टोक नहीं है। अभी आप, अब आप एक बार आईआईटी कर लो, उसके बाद आप जितना चाहो सोशल मीडिया चला सकते हो, लेकिन जेई के टाइम पे एटलीस्ट आप सोशल मीडिया को मिनिमाइज करो। और इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एडवांस के क्वेश्चंस नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, और जिनकी अंडर 100 रैंक आती है वो भी करते हैं। तो आप जी एडवांस के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हो? ओके, तो जैसे जेई में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए या फिर मॉक टेस्ट में भी मैं हमेशा ऐसे देखता था कि क्वेश्चन को पढ़ के उसका टाइम मैं एस्टिमेट कर लेता था। तो अगर आसान क्वेश्चन है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको मैं तभी कर लेता था। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन दिखता था तो मैं उसको एंड के लिए छोड़ लेता था, बिकॉज हमेशा पेपर में ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चंस हार्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ईजी होंगे। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो ईजी वाले क्वेश्चंस सबसे पहले कर लें। फिर एक बार आप ऐसे पेपर पूरा देख चुके हैं, फिर आप वापस आ सकते हैं जो आपने क्वेश्चंस छोड़े थे बाद में करने के लिए। उन क्वेश्चंस में भी ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है, या फिर कभी कभी थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। तो वो आप अपने हिसाब से जज करिए कि जैसे अगर आप कुछ सोचना आपके लिए आसान है तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। जैसे फिज़िक्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ ट्रिक होती है जो अदरवाइज़ नहीं दिखती है। जैसे कोई इंटीग्रल आ जाता है जिसमें कुछ ट्रिक होती है जो अदरवाइज़ नहीं दिखेगी। तो इसमें प्रिपरेशन की ड्यूरिंग भी बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी ट्रिक्स को कहीं लिख के रखें ताकि आपको ध्यान में रहें, और पेपर के ड्यूरिंग आपको ऐसे ट्रिक्स को अ, अगर याद आ जाए आपको या फिर आप कुछ रियलाइज़ कर लें तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज़ ऐसा कुछ ट्रिक पेपर में डिस्कवर खुद से करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। यदि आपने जेई ना करा होता तो जेई के अलावा आप कौन से फील्ड में जाते? अ, अगर मैंने जेईई नहीं किया होता तो मैं प्रोबेबली, जैसे मुझे मैथ्स या फिज़िक्स में इंटरेस्ट था, तो मैं ऐसे किसी प्योर साइंस के फील्ड में जाने का सोचता। ओके। और अभी फ्यूचर में क्या प्लान्स, आपको हायर स्टडीज़ करनी है या फिर कोडिंग में इंटरेस्ट है? अभी फ्यूचर प्लान्स के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है। हम्म। बस अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा है। हम्म। वो सब एक्सप्लोर करके काफ़ी मेरे को लगता है मैं बेटर डिसीजन ले पाऊँगा। और मतलब यहाँ पे जब आप आए आईआईटी बॉम्बे, तो क्या आपको लगा कि हाँ जो पिछले 2 साल का हार्डवर्क था वो वर्थ इट था? एब्सोल्युटली। ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन है आपके लिए, काफ़ी बड़ा मोटिवेशन। मतलब आप एक बार यहाँ आ जाओ तो आपको पता चलेगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट था। और यहाँ पे अभी आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो कि हमें एज ए घर पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए, इतने सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आपके यहाँ, जब आप चाहो खेल सकते हो। और फिर हॉस्टल लाइफ भी एक अलग ही होती है। तो अभी आप कॉलेज लाइफ में, कॉलेज लाइफ कैसा लग रहा है आपको इन कंपेयर, एज कम्पेयर टू आपके जेई वाली लाइफ? तो कॉलेज लाइफ मेरे को काफ़ी डिफरेंट लगा और काफ़ी अच्छा भी लगा जेई के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या अ, क्या नए एक्सपीरियंसेस हुए? यहाँ पे बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने को मिला, और जेई के ड्यूरिंग हम बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी
ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला। तो आई थिंक ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प होता है। एंड स्पीकिंग में भी स्पीकिंग स्किल्स भी काफ़ी बेटर हो सकती हैं ऐसे। एंड बिसाइड्स एकेडमिकली भी बहुत ही अच्छा है इंस्टीट्यूट। एंड नॉन एकेडमिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ या कुछ स्पोर्ट्स टाइप्स, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक। ओके। और इसके बाद मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे AR2 आई थी आपकी, तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए होंगे हर सब्जेक्ट में, तो कितने कितने मार्क्स आए थे आपके, पहले तो ये बता दो। मेरे फिज़िक्स और मैथ्स में 120 मार्क्स थे और मेरे केमिस्ट्री में 106 मार्क्स थे। तो मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके 120 आउट ऑफ 120 आए, आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करा। फिज़िक्स एंड मैथ्स फिजिक्स और मैथ्स में, सॉरी, फिजिक्स एंड मैथ्स में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए। केमिस्ट्री में आपका थोड़ा बहुत मार्क्स कटा था। तो वही मतलब इसके लिए काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी चाहिए कि आप सब कुछ पढ़ भी लो, फिर भी एग्ज़ाम में हो सकता है आप कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो या फिर कुछ कर दो, तो उसमें एक्यूरेसी चली जाती है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी रही होगी आपकी। तो ये एक्यूरेसी कैसे बिल्ड करा आपने? क्योंकि मैं भी जब एग्ज़ाम देता था मेरी भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती थी, लेकिन आपने 2 सब्जेक्ट में 100% एक्यूरेसी दिखाई है। तो वो एक्यूरेसी का क्या राज है? मेरे ओपिनियन में एक्यूरेसी इम्प्रूव करने का सबसे यूज़फुल तरीका है मॉक टेस्ट देना एंड एग्ज़ाम कंडीशंस में देना। अगर आप मॉक टेस्ट वैसे ही देंगे जैसे आप जेई एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको उसी टाइप का स्ट्रेस होगा। जैसे एग्ज़ाम में बैठ के काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मेरे से, अब टाइम ख़त्म होने वाला है, अब क्या करूँ? तो वैसे टाइप के स्ट्रेस से अगर आप डील करना सीख लेंगे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दे के, तो आई थिंक सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगे। बिकॉज सिली मिस्टेक्स भी मेरे ओपिनियन में होते हैं प्राइमरीली स्ट्रेस और टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से। अगर आपको 3 घंटे के बजाय 6 घंटे दे दिए जाएं जेई का पेपर सॉल्व करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट एंड सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे यूजफुल रिसोर्स है मॉक टेस्ट। ओके। और ये केमिस्ट्री में आपके 107 मार्क्स आए थे, तो वो 13 मार्क्स आपके एक्यूरेसी की वजह से कटे थे या फिर क्वेश्चन आप बना नहीं पाए थे या टाइम नहीं बच पाया था? मेरे केमिस्ट्री में 106 मार्क्स थे हाँ, एंड 106। आई थिंक उसमें मैं मोस्टली ऐसे ही पेपर में जिस स्ट्रेस की मैं बात कर रहा था, उसी टाइप का स्ट्रेस मैं भी, मतलब परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हुई, हाँ। तो उसी वजह से मेरे इतने मार्क्स गए। ओके। तो यदि वो 14 मार्क्स और आ जाते तो आप हिस्ट्री बना देते। ये 360 आउट ऑफ 360 तो किसी के नहीं आए थे। और एज यदि देखा जाए तो पिछले काफ़ी सालों में यदि आपके इतने मार्क्स आए होते तो आप AR1 होते। इस बार AR1 भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स पे आए हैं। और इसके अलावा अब लास्ट में मैं ये पूछूंगा कि कुछ फाइनल एडवाइस और मैसेज आप अपने यंगर एस्पिरेंट्स को देना चाहो कि वो क्या करें, और डिमोटिवेट होते हैं तो उसके लिए कैसे क्या डील करें। एक फाइनल मैसेज आप हमारे ऑडियंस को दे दो। मेरे ओपिनियन में किसी भी जेई एस्पिरेंट को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए फाइनल रिजल्ट क्या होगा उस प्रिपरेशन का। बस अपनी जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ईजियर हो जाएगा उस चीज़ से डील करना। तो बस प्रिपरेशन को एंजॉय करिए, स्ट्रेस मत लीजिए कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। बस अपना बेस्ट दीजिए एंड आपके लिए भी बेस्ट ही होने वाला है। या सो दैट वाज AR2 ऑफ 2024 आदित्य। और आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि AR1, 2, 5 जो भी होते हैं ये काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनस होते हैं, तो आपने देखा ये भी परफेक्ट नहीं है, इनसे भी काफ़ी सारी गलतियाँ होती है, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुधारा है और इनकी जो भी रैंक अभी आई है वो प्रैक्टिस की वजह से ही आई है। तो आप भी इनके लाइफ लेसन से काफ़ी सारे सीख लो और उसके बाद आप उनको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और वी होप कि अगले साल हम आपको देखें यहाँ IIT बॉम्बे में। और आदित्य भैया भी आपके यहाँ पे रहेंगे, आप अगले साल आके इनसे भी मिल सकते हो, मेरे से भी मिल सकते हो। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट।